4.1 परिचय। इस मॉड्यूल के पहले 2 खंडों का गहन अध्ययन करने के बाद अब आप शिक्षा की अवधारणा, प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और शिक्षा के समाजशास्त्र पर व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। इस नींव पर निर्माण करते हुए हम शिक्षा पर विभिन्न विचारकों के विचारों और बौद्धिक योगदान पर गहराई से विचार करेंगे। प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन काल से वर्तमान तक शैक्षिक विचार के विकास को समझना है। इन बुद्धिजीवियों द्वारा प्रदर्शित आलोचनात्मक सोच समाज में शैक्षिक नीतियों और प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह इकाई कालानुक्रमिक क्रम में शिक्षा पर उल्लेखनीय विचारकों के योगदान और प्रभाव की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमने पहले के अनुभागों में दुर्खीम और पार्सन्स जैसे विचारकों के विचारों का पता लगाया है, इसलिए हम उन्हें यहाँ नहीं दोहराएंगे। 4.2 लियो टॉल्स्टॉय 1828 से 1910। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म रूस के तुला क्षेत्र के यासनाया पोलियाना में हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। टॉल्स्टॉय ने कजान विश्वविद्यालय में कानून और ओरिएंटल भाषाओं का अध्ययन किया, लेकिन वह एक उत्कृष्ट छात्र नहीं थे। अधिकांश शिक्षकों ने उसे सीखने में रुचिहीन और अनिच्छुक पाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना विश्वविद्यालय छोड़ दिया और यासनाया पोलियाना लौट आए, जहां उन्होंने जुआ खेला और काफी कर्ज ले लिया। बाद में वह रूसी सेना में शामिल हो गए और धीरे धीरे साहित्य में रुचि विकसित की। 19वीं सदी के रूसी साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उनके कुछ प्रसिद्ध कार्यों में वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना, द डेथ ऑफ इवान इलिच और व्हाट देन मस्ट वी डू शामिल है। अपने साहित्यिक योगदान के अलावा टॉल्स्टॉय को शिक्षा पर उनके प्रभावशाली विचारों के लिए भी याद किया जाता है, जो उनकी पहली पुस्तक द 4 पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट में व्यक्त किए गए हैं। इस कार्य में उनका लक्ष्य बचपन से ही मानव चरित्र के विकास की व्याख्या करना था। टॉल्स्टॉय ने बच्चों के आध्यात्मिक विकास, भावनाओं और सीखने की प्रक्रिया पर जोर देते हुए शिक्षा के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत की। इस परिप्रेक्ष्य ने शिक्षा पर उनके बाद के विचारों की नींव रखी। 21 साल की उम्र में टॉल्स्टॉय ने 1849 में अपनी पैतृक संपत्ति पर किसान बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के महत्व में दृढ़ता से विश्वास करते थे और महसूस करते थे कि जब तक अधिकांश लोग, विशेष रूप से किसान, व्यक्तिगत कल्याण असंभव है, किसी का राष्ट्र गरीब और दुखी रहता है। उन्होंने गरीब किसानों को शिक्षा के माध्यम से गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास से बचने में मदद करने के उद्देश्य से एक स्कूल शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, लेकिन बाद में वे सेना में शामिल हो गए। क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 के बाद सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह किसान बच्चों को पढ़ाने के लिए लौट आए। टॉल्स्टॉय ने उनकी शैक्षिक प्रणालियों से सीखने के लिए जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यात्रा की। उनकी यात्रा ने 1859 से 1862 तक रूस में उनके शैक्षिक प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि की। यह अवधि देश में शैक्षिक सुधारों के साथ मेल खाती थी। टॉल्स्टॉय का मानना था कि सरकार नियंत्रित शिक्षा देश के हितों की पूर्ति नहीं कर सकती। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को एक ऐसे संघ को सौंपने का प्रस्ताव रखा जो लोगों को शिक्षित करेगा, स्कूल स्थापित करेगा, शैक्षिक सामग्री को आकार देगा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, स्कूल का बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और लोकतांत्रिक शिक्षा प्रबंधन में योगदान देगा। उन्होंने इन उद्देश्यों को पूरा करने वाले एक संघ की कल्पना की। टॉल्स्टॉय के अनुसार रूसी समाज में संघर्ष पैदा करने वाली मुख्य समस्या शिक्षा की असमान पहुंच थी।
इस असमानता ने एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और बाकी आबादी के बीच तनाव पैदा कर दिया। टॉल्स्टॉय का मानना था कि इस मुद्दे और निरंकुशता, हिंसा, अंधविश्वास और अन्याय जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सभी के लिए समान शिक्षा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि यह लोगों की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह पूरा करती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि पूंजीवादी विकास वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को नियंत्रित करने के लिए तैयार था, जो संभावित रूप से जनता को नुकसान पहुंचाता था और वर्ग संघर्ष का कारण बनता था। टॉल्स्टॉय ने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की वकालत की, जिसका अर्थ है कि इसे सत्ता में बैठे लोगों के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए और समग्र रूप से समाज के लाभ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा में स्वतंत्रता के संबंध में टॉल्स्टॉय ने तर्क दिया कि बच्चे स्वाभाविक रूप से निर्दोष और परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने शिक्षा के नाम पर उनके प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप का विरोध किया। हालांकि उन्होंने बच्चों को पूरी तरह से उन पर छोड़ने का सुझाव नहीं दिया। टॉल्स्टॉय का मानना था कि शिक्षकों की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए, जबरदस्ती करने के बजाय धीरे से मार्गदर्शन करना। उन्होंने शिक्षा में स्वतंत्रता को सत्तावादी शिक्षण के प्रतिवाद के रूप में देखा, जिसका लक्ष्य बच्चों में स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना था। टॉल्स्टॉय ने राष्ट्रीय शिक्षा में सामुदायिक गतिविधि और नौकरशाही लालफीताशाही के बीच विरोध पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण, आत्मसम्मान और मनुष्य के रूप में बच्चों की गरिमा के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए शिक्षा में स्वतंत्रता को आवश्यक माना। उनके अनुसार प्रभावी शिक्षा रणनीति तैयार करने में बच्चे को समझना महत्वपूर्ण था। टॉल्स्टॉय ने बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में उनकी प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया। संक्षेप में, टॉल्स्टॉय के दृष्टिकोण ने बच्चों में स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताओं और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समान शिक्षा, शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और शिक्षण में स्वतंत्रता पर जोर दिया। प्रभावी शिक्षा रणनीतियां तैयार करने में बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण था। टॉल्स्टॉय ने अपने शिक्षा दर्शन में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला, लोगों को माता-पिता और समुदाय की इच्छाओं के आधार पर अपने बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना और मुक्त करना। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य लोगों के बीच वास्तविक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस प्रणाली में माता-पिता और समुदाय शिक्षा की सामग्री और पद्धति के संबंध में निर्णय लेने वाले होंगे। शिक्षा का विषय माने जाने वाले बच्चों को परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यक्तित्व और अलग-अलग मानसिक स्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। टॉल्स्टॉय ने तर्क दिया कि विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षा को बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं से निकटता से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शित किया कि शिक्षा के प्रारंभिक चरण में बच्चों की सोच और समझ तार्किक सोच के बजाय चित्रों, रंगों और ध्वनियों से प्रभावित होती है। तार्किक निष्कर्षों के विपरीत चित्रों के माध्यम से दी गई जानकारी बच्चों द्वारा बेहतर ढंग से समझी और बनाए रखी जाती है। टॉल्स्टॉय का मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के बौद्धिक और नैतिक विकास का आधार बनती है, जो जीवन भर उनकी खुशी या नाखुशी की स्थिति को प्रभावित करती है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि क्या बच्चे को अध्ययन करना आनंददायक लगेगा या बोझिल, और क्या वे भौतिक कल्याण पर आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देंगे। टॉल्स्टॉय के अनुसार किसी बच्चे में आध्यात्मिकता केवल स्कूली शिक्षा के माध्यम से ही पैदा की जा सकती है। 1872 में प्रकाशित प्राइमर ऑफ काउंट ऑफ टॉल्स्टॉय में 4 खंडों में शिक्षण सामग्री शामिल थी: वर्णमाला, प्रारंभिक अध्ययन के लिए पाठ,
स्लावोनिक पाठ और अंकगणित सीखने के लिए सामग्री। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि बच्चे समझ सकें। प्रारंभ में टॉल्स्टॉय के विचारों और प्रकाशनों ने बहस और विवादों को जन्म दिया। हालांकि समय के साथ शिक्षा पर उनके दृष्टिकोण को स्वीकृति मिली और न केवल रूस में बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी इसे अपनाया गया। बॉक्स 4.1 लियो टॉल्स्टॉय की महत्वपूर्ण रचनाएं। ईश्वर का राज्य और शांति निबंध 1951 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा लंदन में प्रकाशित। शैक्षिक लेखन 1951 में मास्को में प्रकाशित। 4.3 जॉन डेवी 1859 से 1952। जॉन डेवी का जन्म 1859 में बर्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। उन्होंने 1879 में वर्मोंट विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पेंसिल्वेनिया स्कूल में लैटिन, बीजगणित और विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। बाद में डॉक्टरेट की डिग्री के लिए शोध करते हुए वह बर्लिंगटन के पास एक ग्रामीण स्कूल में एकमात्र शिक्षक बन गए। 1884 में मिशिगन विश्वविद्यालय ने उन्हें दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वह शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्र के संयुक्त विभाग के अध्यक्ष बने। इस समय के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि आधारित से उद्योगाधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा था। इस आर्थिक बदलाव ने महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाए जो अशांति से चिह्नित थे क्योंकि देश एक साधारण कृषि प्रकार से एक जटिल शहरी औद्योगिक प्रकार में बदल गया। पुलमैन हड़ताल राष्ट्रपति क्लीवलैंड द्वारा कॉरपोरेट हितों का समर्थन करने के लिए संघीय सैनिकों को भेजने और सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के साथ डेवी की भागीदारी जैसी घटनाओं ने प्रगतिशील सुधारों पर उनके विचारों को प्रभावित किया। उनका प्राथमिक ध्यान जीवन के सभी पहलुओं में लोकतंत्र को बनाए रखने और उसका विस्तार करने पर था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार तभी सफल होती है जब मतदाता और शासित दोनों शिक्षित हों। एक लोकतांत्रिक समाज में बाहरी प्राधिकार से रहित स्वैच्छिक स्वभाव और रुचि पैदा करने वाली शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। डेवी का लक्ष्य लोकतंत्र को न केवल शासन में बल्कि समाज के रोजमर्रा के ढांचे में भी प्रासंगिक बनाना था। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था और वास्तविक जीवन की स्थितियों में निहित था। उन्होंने दावा किया कि व्यावहारिक परिस्थितियां आदर्शों, मूल्यों और सामाजिक संस्थानों को विकसित करने और वैध बनाने का आधार बनती है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार किया और किसी भी आदर्श, मूल्य या संस्था के लिए अपरिवर्तनीय वैधता की धारणा को खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रस्तावित किया कि शैक्षिक आलोचना और निर्माण के लिए एक सामाजिक आदर्श एक मानदंड होना चाहिए। एक सामाजिक स्वरूप का मूल्य इस बात से मापा जाता था कि किसी समूह के हितों को उसके सदस्यों के बीच किस हद तक साझा किया गया था, साथ ही अन्य समूहों के साथ उसकी बातचीत की पूर्णता और स्वतंत्रता भी थी। एक लोकतांत्रिक समाज ने आपसी बेहतरी के लिए सभी सदस्यों की समान भागीदारी को प्रोत्साहित किया और बातचीत के माध्यम से अपने संस्थानों के समायोजन की अनुमति दी। ऐसा समाज एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करेगा जो अव्यवस्था को रोकने के लिए सामाजिक परिवर्तन को संबोधित करते हुए सामाजिक संबंधों और नियंत्रण में व्यक्तियों की रुचि का पोषण करेगी। डेवी ने मानवीय और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों और तर्कसंगत आलोचना के आधार पर सामाजिक प्रयोग का समर्थन किया। डेवी के अनुसार शिक्षा ने बच्चों के दिमाग में कुछ विचार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनका मानना था कि शिक्षा को अनुभव की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक जीवन का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होता गया, औपचारिक शिक्षण आवश्यक हो गया। हालांकि देवी ने दैनिक जीवन में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों और स्कूलों में प्राप्त अनुभवों के बीच एक संभावित विभाजन देखा, जो अक्सर बढ़ते ज्ञान और तकनीकी कौशल के कारण होता है। देवी ने तर्क दिया कि स्कूली शिक्षा सामाजिक प्रगति और लोकतंत्र के लिए मौलिक थी। एक औद्योगिक समाज में जहां देवी ने अपने शैक्षिक विचारों का निर्माण किया, लोकतंत्र खतरे में था। स्कूल बच्चों को निर्विवाद रूप से शिक्षकों के निर्देशों का पालन करने और दोहराए जाने वाले शिक्षण तरीकों से गुजरने के लिए तैयार कर रहे थे, इस धारणा के साथ कि वे उद्योग में संपत्ति बन जाएंगे। देवी ने इस परिप्रेक्ष्य का विरोध करते हुए छात्रों की सतर्कता, अनुभवों और जीवन में अपना रास्ता निर्धारित करने की उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों को सामाजिक अनुभवों से एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। देवी ने ज्ञान और जीवन के अनुभवों के बीच अंतर पैदा करने के लिए पब्लिक स्कूलों की आलोचना की। अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल प्रशासन, पाठ्यक्रम और तरीकों का महत्व सामाजिक भावना के साथ उनके संरेखण से मापा जाना चाहिए। देवी का मानना था कि स्कूलों को सामुदायिक जीवन के रूप में कार्य करना चाहिए, साझा अनुभवों के माध्यम से सामाजिक धारणाओं और रुचियों को बढ़ावा देना चाहिए। देवी के अनुसार प्रभावी शिक्षा में रचनात्मक गतिविधियां शामिल होती है, जो अध्ययन, विकास और साझा अनुभवों को एकीकृत करती है। उन्होंने सामाजिक हितों के बीच संपर्क के विभिन्न बिंदुओं के साथ स्कूल के भीतर और बाहर सीखने में निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। जबकि स्कूल सामाजिक सरोकार और समझ को प्रोत्साहित कर सकते हैं, देवी ने स्वीकार किया कि स्कूल के बाहर इन मूल्यों की गारंटी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक शिक्षा चरित्र को प्रभावित नहीं करती, तब तक नैतिक लक्ष्यों को शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मानना जल्दबाजी होगी। देवी ने एक शैक्षिक योजना का प्रस्ताव रखा जहां सीखने के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों वाली गतिविधियां भी शामिल होती हैं, जिससे स्कूल को बाहरी अनुभवों के साथ घनिष्ठ संपर्क में एक लघु समुदाय में बदल दिया जाता है। देवी के अनुसार शिक्षा को सामाजिक जीवन में भाग लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे विकास के लिए आवश्यक निरंतर पुनः समायोजन को बढ़ावा मिले। बॉक्स 4.2 जॉन देवी की प्रमुख रचनाएं। द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा शिकागो में प्रकाशित। द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902 शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा शिकागो में प्रकाशित। हाउ वी थिंक 1910 शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा शिकागो में प्रकाशित। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 मैकमिलन द्वारा न्यूयॉर्क में प्रकाशित। द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम्स 1927 हेनरी होल्ट द्वारा न्यूयॉर्क में प्रकाशित। अनुभव और शिक्षा 1938 मैकमिलन द्वारा न्यूयॉर्क में प्रकाशित। 4.4 एंटोनियो ग्रामशी 1891 से 1937 इटली के सार्डिनिया में पैदा हुए एंटोनियो ग्रामशी ने ट्यूरिन में उच्च अध्ययन किया, लेकिन स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें वहां से हटना पड़ा। औद्योगिक विकास के केंद्र ट्यूरिन ने ग्रामशी को इटली के प्रारंभिक औद्योगिक और आर्थिक विकास को करीब से देखने की अनुमति दी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक पत्रकार और थिएटर रिपोर्टर के रूप में अपना राजनीतिक और शैक्षिक करियर शुरू किया। युद्ध के बाद उन्होंने औद्योगिकरण और युद्ध के परिणामस्वरूप उभरते श्रमिक वर्ग को शिक्षित करने के उद्देश्य से ऑर्डिन नोवो और यूंटा नामक पत्रिकाओं की स्थापना की।
1923 में नई फासीवादी सरकार के तहत इतालवी स्कूल प्रणाली में बदलाव आया। काम की तैयारी, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण और आध्यात्मिक और राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सोच विकसित करना के बीच एक कथित द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रामशी ने इस द्वैतवाद का विरोध किया, इस धारणा को खारिज कर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकेले मानवीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या बौद्धिक और सांस्कृतिक मामले आर्थिक और राजनीतिक चिंताओं से अलग है। ग्रामशी ने औद्योगिक विकास और इससे अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले समाज का मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्तियों, कुशल श्रमिकों से लेकर प्रबंधकों तक के लिए आवश्यक नई तकनीकी और व्यावसायिक तैयारी को दर्शाने के लिए पेशेवर संस्कृति की अवधारणा पेश की। मोनस्टा 1997, 599। 1922 से 1943 तक इटली में फासीवादी शासन के वर्षों के दौरान जब मुसोलिनी ने इतालवी संसद को भंग कर दिया तो संसद के सदस्य और इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव एंटोनियो ग्रामशी को जेल में डाल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि कारावास में अपने समय के दौरान ग्रामशी ने आधिपत्य की व्यापक अवधारणा के भीतर शिक्षा और राजनीति के बीच संबंध का पता लगाने की योजना बनाई। उनके लेखन, विशेष रूप से जेल से पत्र और जेल नोटबुक, महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में काम करते हैं, जिनसे बाद के विचारकों ने शिक्षा और राज्य के बारे में विचार प्राप्त किए। ग्रामशी की मुख्य अवधारणा समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका के इर्दगिर्द घूमती है, विशेष रूप से एक समूह को एक प्रमुख या निकट प्रमुख स्थिति में तकनीकी और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने में। उन्होंने तर्क दिया कि हर कोई बुद्धिजीवी है, लेकिन सभी व्यक्ति समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका नहीं निभाते हैं। ग्रामशी ने विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवियों की पहचान की। पहला प्रकार, जिसे जैविक बुद्धिजीवी के रूप में जाना जाता है, में प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल से लैस पूंजीवादी उद्यमी शामिल है। वे राजनीतिक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक तकनीशियनों और विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हैं, एक नई कानूनी प्रणाली के विकास में योगदान देते हैं। जैविक बुद्धिजीवी तकनीकी और राजनीतिक नेतृत्व का विलय करते हैं और आम तौर पर प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक समूह से उभरते हैं। वे शासक वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जिससे जनता पर उनका आधिपत्य मजबूत होता है। दूसरा प्रकार पारंपरिक प्रकार के बुद्धिजीवी है, जिसमें प्रशासक, विद्वान, वैज्ञानिक, सिद्धांतकार और अन्य शामिल है। ये बुद्धिजीवी आमूलचूल राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से अप्रभावित ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे स्वयं को और बहुसंख्यक आबादी द्वारा प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह से स्वायत्त और स्वतंत्र मानते हैं। ग्रामशी का मानना था कि अनौपचारिक शिक्षक बुद्धिजीवियों के समान ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों और समग्र मानव कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। स्थानीय समुदाय के शिक्षकों को एक फायदा होता है, क्योंकि वे अक्सर लोगों के साथ समानताएं साझा करते हैं, आसानी से रिश्ते विकसित करते हैं और समुदाय के हिस्से के रूप में देखे जाते हैं, जिससे लोगों के लिए उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना आसान हो जाता है। यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि बौद्धिक कार्य को शारीरिक कार्य से क्या अलग करता है? ग्रामशी ने तर्क दिया कि दोनों के बीच का अंतर काफी हद तक वैचारिक है। प्रमुख वर्गों के लिए पारंपरिक शिक्षा बौद्धिक गतिविधियों पर केंद्रित थी, जबकि श्रमिक वर्गों के लिए व्यावसायिक शिक्षा में शारीरिक श्रम पर जोर दिया गया था। ग्रामशी ने इस विभाजन को खारिज करते हुए कहा कि बौद्धिक गतिविधि सभी मानवीय कार्यों में अंतर्निहित है।
उनका मानना था कि श्रमिक वर्ग के नए बुद्धिजीवियों को समाजवादी चेतना विकसित करने के लिए व्यावहारिक जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, जो आधिपत्य को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सके। ग्रामशी के अनुसार एक नए बुद्धिजीवी होने में वाक्पटुता से कहीं अधिक शामिल है। इसके लिए केवल एक साधारण वक्ता के बजाय एक निर्माता, आयोजक और स्थायी प्रेरक के रूप में व्यावहारिक जीवन में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने विशिष्ट बने रहने और निर्देशक या राजनीतिक रूप से व्यस्त न होने से बचने के लिए इतिहास में तकनीकी विज्ञान दृष्टिकोण से मानवतावादी अवधारणा में बदलाव पर जोर दिया। शास्त्रीय और तकनीकी शिक्षा में बौद्धिक और शारीरिक कार्य के बीच सामाजिक विभाजन देखा जाता है, लेकिन वास्तविक विभाजन समाज में निर्देशक और सबाल्टर्न भूमिकाओं के बीच होता है, भले ही कार्य की प्रकृति कुछ भी हो। एक सख्त अर्थ में नए प्रकार के बुद्धिजीवियों की नींव तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, जो सबसे सरल औद्योगिक श्रम से भी निकटता से जुड़ी हो। इसका तात्पर्य स्कूल और काम के साथ साथ तकनीकी और मानवतावादी शिक्षा के बीच एक मजबूत संबंध है। उभरते हुए बुद्धिजीवी उद्योग और सेवा प्रशासकों, उच्च स्तरीय राज्य और स्थानीय नौकरशाहों, शिक्षकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले लोगों में पाए जा सकते हैं। पारंपरिक अकादमिक बुद्धिजीवी अभी भी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले राय देने वाले नेता प्रतीत होते हैं। देखें मोनास्टा 1997। ग्रामशी ने शासक वर्ग के वैचारिक आधार को मजबूत करने, उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए प्रचलित इतालवी स्कूल प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने प्रणाली में बढ़ती विशेषज्ञता पर सवाल उठाया और अधिक व्यापक शिक्षा की वकालत की। ग्रामशी एक ऐसी स्कूल प्रणाली विकसित करने में विश्वास करते थे जो सामान्य बुनियादी शिक्षा प्रदान करने, शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को संतुलित करने के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने तर्क दिया कि यह छात्रों को उत्पादक कार्य या विशेष स्कूलों में आगे की शिक्षा के लिए तैयार करेगा। उन्होंने एक सरल रचनात्मक स्कूल, प्राथमिक माध्यमिक, बनाकर शिक्षा को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव रखा, जो छात्रों को सोचने, अध्ययन करने और शासन करने की क्षमताओं से लैस करेगा। इस स्कूल को सफल बनाने के लिए ग्रामशी ने सक्रिय छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लोगों के दैनिक जीवन से निकटता से जुड़े रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बच्चे के सहज विकास के विचार को चुनौती देते हुए कहा कि जन्म से ही बच्चे को पर्यावरण में फिट होने के लिए शिक्षित किया जाता है। स्कूल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होते हुए भी बुनियादी प्रवृत्ति और प्रकृति के खिलाफ चल रहे संघर्ष में एक उपकरण बन जाता है, जिसका लक्ष्य सच्चे इंसान पर हावी होना और उसका निर्माण करना है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं की व्याख्या का वर्णन करने के लिए अनुरूपता शब्द का उपयोग किया, जिसके माध्यम से लोग परंपरा का पालन करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। शिक्षा में अनुरूपता के लिए संघर्ष शामिल है, जो या तो समाज द्वारा प्रस्तावित या थोपा गया है, जैसे कि समाजीकरण। मोनास्टा 1997-609 के अनुसार शिक्षा पर ग्रामशी का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अप्रासंगिक नहीं है। इसके बजाय यह सुझाव देता है कि शिक्षण विधियों, सामग्री और संगठन में बदलाव से स्कूल और कार्य, सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध मजबूत होने चाहिए। इसमें कार्य और संस्कृति संगठन के इतिहास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, क्लासिक्स और सिद्धांतों, फॉर्च्यून के रूप में संदर्भित की विभिन्न व्याख्याओं का अध्ययन करने में बढ़ती रुचि और समाज में शिक्षा के लक्ष्यों और मूल्यों पर एक खुली बहस शामिल है। लक्ष्य शिक्षा को अनुरूपता और आधिपत्य से मुक्त करना है, जिससे छात्रों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। बॉक्स 4.3 एंटोनियो ग्रामशी की महत्वपूर्ण रचनाएं।
एस कैप्रियोग्लियो और ई फुबिनी द्वारा संपादित लेटर्स फ्रॉम प्रिजन 1965 में ट्यूरिन में इनॉडी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह संग्रह जेल में रहने के दौरान एंटोनियो ग्रामशी के पत्राचार को दर्शाता है। वैलेंटिनो गेराटाना द्वारा संपादित प्रिजन नोटबुक 1975 में ट्यूरिन में इनॉडी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस कार्य में वे रचनाएं शामिल हैं जो ग्रामशी ने जेल में रहते हुए लिखी थी, जो उस अवधि के दौरान उनके विचारों और विचारों की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 4.5 पाउलो फ्रेयर 1921 से 1997। पाउलो रेगलस नेव्स फ्रेयर का जन्म ब्राजील के उत्तर पूर्वी प्रांत की राजधानी रेसिफ में एक कैथोलिक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता, एक सैन्य अधिकारी, ने अपने बच्चों को अधिकार और समझ दोनों के साथ पाला। फ्रेरे ने शुरू में अपनी मां से पारंपरिक कैथोलिक शिक्षा प्राप्त की। परिवार देश के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में रहता था, जहां उसे अपनी जरूरतें पूरी करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद उनके माता-पिता ने उस युग की मध्यमवर्गीय जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास किया। फ्रेयर ने कानून की डिग्री हासिल की और बाद में ब्राजीलियाई माध्यमिक विद्यालय में पुर्तगाली पढ़ाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ट्रेड यूनियन वकील के रूप में काम किया और सदस्यों को कानूनी मामलों पर सलाह दी। भाषा पाठ्यक्रमों को पढ़ाने से लेकर ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए कानूनी मुद्दों पर व्याख्यान देने तक विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होने के कारण फ्रेयर ब्राजील के गरीब किसानों और श्रमिकों के बीच प्रचलित निरक्षरता से गहराई से प्रभावित हुए। इस अनुभव ने उन्हें शैक्षिक नीतियों और प्रथाओं के गहन निहितार्थ को पहचानने के लिए प्रेरित किया। 1989 में फ्रेयर शिक्षा सचिव बने और उन्होंने इस भूमिका का उपयोग करते हुए वयस्क शिक्षा और पाठ्यक्रम सुधार के लिए कार्यक्रमों को लागू किया। फ्रेयर के अनुसार जैसे जैसे समाज प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता पर जोर देता है, लोग निष्क्रिय, अमानवीय और भयभीत हो जाते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए व्यापक भागीदारी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को कम कर देता है। फ्रेयर ने प्रस्तावित किया कि समाधान प्रौद्योगिकी को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि लोगों को मानवीय बनाना है, उन्हें दिनचर्या और नौकरशाही के अलगाव से मुक्त करना है। उन्होंने व्यक्तियों को जोखिम और जिम्मेदारी अपनाते हुए अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की वकालत की। प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा प्रभुत्वशाली संस्कृति के सांस्कृतिक विनियोग के बारे में पूछे जाने पर फ्रेयर ने इस घटना पर चर्चा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग नियंत्रण में हैं, वे अपने नियंत्रण वाले लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में कम आश्वस्त महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जब नियंत्रित व्यक्तियों को इस रणनीति का एहसास होता है, तो वे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ एक साथ आते हैं। वे एकजुट होते हैं, बढ़ते हैं और खुद को मुक्त करते हुए सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। फ्रेयर 1985 देखें। दुर्भाग्य से मुक्ति की वकालत करने वाले लोग शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा से प्रभावित हैं, जो उन्हें इसके अमानवीय प्रभाव को पूरी तरह से समझने से रोकता है। फ्रेयर की शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा को समझने के लिए इकाई 5 में बॉक्स 5.2 देखें। मुक्ति चाहने वालों को जागरूक प्राणियों के रूप में लोगों की अवधारणा को अपनाना चाहिए। इसमें संवाद संबंधों के आधार पर सीखने की स्थितियां बनाना, शिक्षक ज्ञान धारक के रूप में और छात्र पूरी तरह से अज्ञानी के बीच द्वंद्व को तोड़ना शामिल है। शिक्षण और सीखना तब दोतरफा प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें शिक्षक और छात्र समान शर्तों पर संलग्न होते हैं। बॉक्स 4.4 साक्षरता सिखाने के लिए फ्रेयर का दृष्टिकोण। लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाने की फ्रेयर की पद्धति में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल थे,
जैसा कि 1997 में गेरहार्ड द्वारा रेखांकित किया गया था, पृष्ठ 445। सबसे पहले शिक्षकों ने प्रतिभागियों की शब्दावली को समझने और उन्हें उनकी दुनिया से जोड़ने के लिए उनका अवलोकन किया। इसमें 2 स्तरों पर उत्पादक शब्दों और विषयों की सावधानीपूर्वक खोज शामिल थी, शब्दांश समृद्धि और उच्च स्तर की अनुभवात्मक भागीदारी। इसके बाद इन शब्दों को दृश्य छवियों में संहिताबद्ध किया गया, जिसका उद्देश्य मौन की संस्कृति में डूबे लोगों को उनकी अपनी संस्कृति में जागरूक योगदानकर्ताओं के रूप में उभरने में मदद करना था। संस्कृति की मानवशास्त्रीय अवधारणा की शुरुआत ने मनुष्यों और जानवरों के बीच अंतर को उजागर किया। एक संस्कृति मंडल, जिसका नेतृत्व एक समन्वयक ने किया, एक पारंपरिक शिक्षक की तुलना में एक मार्गदर्शक के रूप में अधिक कार्य किया, फिर इन उत्पादक शब्दों और विषयों को डिकोड किया। समन्वयक ने शिक्षित लोगों के साथ बातचीत की और एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां सभी ने एक दूसरे से सीखा। अंततः एक नया रचनात्मक संहिताकरण उभरा, जो स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक और क्रियान्मुख था। पूर्व में अशिक्षित व्यक्तियों ने प्रकृति और सामाजिक इतिहास में अपनी भूमिका को महज वस्तु के रूप में खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने भाग्य की प्रजा बनने के अवसर को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शैक्षिक कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया, स्कूलों के विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया। मुख्य फोकस व्यावहारिक शिक्षा, आलोचनात्मक प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई और कार्रवाई के आधार पर प्रतिबिंब को बढ़ावा देने पर था। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि फ्रेयर ने पूंजीवादी समाजों को दमनकारी के रूप में देखा, जो शिक्षा सहित सभी सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रहा था। ब्राजील, जहां से वह थे, को महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ा। फ्रेयर की सोच अमीर और गरीब, उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच स्पष्ट अंतर से गहराई से प्रभावित थी। उत्पीड़ितों को जानबूझकर अज्ञानता में रखा गया, जिससे उनकी आलोचनात्मक जागरूकता और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। फ्रेयर ने इसे मौन की संस्कृति कहा, जहां अत्यधिक प्रभुत्व के कारण हाशिए पर रहने वाले लोग अज्ञानी और सुस्त बने रहे। शिक्षा व्यवस्था ने इस वर्चस्व का समर्थन किया, यह मानते हुए कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली विभाजन को कायम रखेगी। फ्रेयर ने एक विकल्प की तलाश की। उन्होंने एक शिक्षा मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें उत्पीड़ितों की संस्कृति, ज्ञान और स्थितियों को प्राथमिकता दी गई। उनकी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, शिक्षा के माध्यम से उत्पीड़ितों को सशक्त बनाने की इच्छा से उभरी। फ्रेयर ने प्रचलित शिक्षा प्रक्रिया की आलोचना की, जहां शिक्षक ज्ञान जमा करते हैं और छात्र निष्क्रिय रूप से इन जमाओं को प्राप्त करते हैं, याद करते हैं और दोहराते हैं। यह शिक्षा के बारे में फ्रेयर का विचार है, जिसे बैंकिंग अवधारणा के रूप में जाना जाता है। इस अवधारणा में शिक्षक स्वयं को ज्ञानी मानते हैं और उन छात्रों को ज्ञान देते हैं जिन्हें वे पूर्णतः अज्ञानी मानते हैं। ये छात्र सामाजिक परिस्थितियों पर सवाल उठाए बिना उनके अनुकूल ढल जाते हैं। फ्रेयर के अनुसार इसका समाधान शिक्षाशास्त्र को मानवीय बनाना है, जहां क्रांतिकारी नेताओं और उत्पीड़ितों के बीच निरंतर संवाद होता है। यह संवाद छात्रों में आलोचनात्मक चेतना और जागरूकता जगाता है, जिससे उन्हें अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने और अपना भाग्य बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फ्रेयर का मानना था कि मनुष्य ऐसे विषय हैं जो कार्य करते हैं और अपनी दुनिया को बदलते हैं, एक पूर्ण जीवन की नई संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं। यहाँ विश्व शब्द का तात्पर्य गतिशील एवं सदैव परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था से है।
दुनिया की आलोचनात्मक जांच करने और उत्पीड़न को उखाड़ फेंकने के लिए सही दृष्टिकोण और प्रशिक्षण आवश्यक है, जो शिक्षा प्रदान कर सकती है। जब अशिक्षित किसानों या उत्पीड़ित समूहों को आलोचनात्मक सोच और परिवर्तन प्रक्रियाओं से परिचित कराया जाता है, तो वे दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को बदलने का कार्य करते हैं। फ्रेयर ने स्वीकार किया कि शिक्षा या तो युवा पीढ़ी को मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में एकीकृत कर सकती है या स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता की वकालत करने वाले कई लोग बैंकिंग अवधारणा से प्रभावित हैं, इसकी अमानवीय शक्ति का उपयोग करते हैं। ये व्यक्ति उन्हें चुनौती देने वालों को निर्दोष, स्वप्नद्रष्टा या प्रतिक्रियावादी करार दे सकते हैं। फ्रेयर के अनुसार वास्तव में प्रतिबद्ध व्यक्तियों को बैंकिंग अवधारणा को पूरी तरह से अस्वीकार कर देना चाहिए। जमावनाने वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें समस्या पैदा करने वाली शिक्षा अपनानी चाहिए, जिससे लोगों को दुनिया के साथ अपने संबंधों में आने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य शिक्षक और छात्र के बीच विरोधाभास को खत्म करना है। यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक छात्र और छात्र शिक्षक की भूमिकाएं समाप्त हो जाएं। शिक्षक छात्र और छात्र शिक्षक जैसे नवीन शब्द सामने आते हैं, जो स्वतंत्रता के पक्ष में सत्ता पर जोर देते हैं, उसके विरोध में नहीं। दुनिया और पहचानने योग्य वस्तुओं द्वारा इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ व्यक्ति पारस्परिक शिक्षण में संलग्न होते हैं। बॉक्स 4.5 पाउलो फ्रेयर की प्रमुख रचनाएं। उत्पीड़ितों की शिक्षाशास्त्र 1970 एम.बी. द्वारा अनुवादित। रामोस 1982। सीब्री प्रेस, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित। स्वतंत्रता के लिए सांस्कृतिक कार्रवाई 1970। द हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू मोनोग्राफ सीरीज के भाग के रूप में कैम्ब्रिज एम.ए. में प्रकाशित। संख्या 1। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस 1973। सीब्री प्रेस, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित। पेडागोजी इन प्रोसेस, द लेटर्स टू गिनी-बिसाऊ 1978। सी सेंट जॉन हर्टर द्वारा अनुवादित। सीब्री प्रेस, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित। शिक्षा की राजनीति, एच.ए. गिरोक्स द्वारा अनुवादित 1985। बर्गिन और गार्वे द्वारा मैसाचुसेट्स में प्रकाशित। आशा की शिक्षाशास्त्र, उत्पीड़ितों की शिक्षाशास्त्र को पुनर्जीवित करना 1994। आर.आर. बर्र द्वारा अनुवादित। कॉन्टिनम, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित। सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक पढ़ाने का साहस करने वालों को पत्र 1998। वेस्टव्यू प्रेस द्वारा बोल्डर, सीओ में प्रकाशित। 1925 में लंदन के ईस्ट एंड में एक यहूदी आप्रवासी परिवार में जन्मे बेसिल बर्नस्टीन की परवरिश अनोखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अफ्रीका में एक कम उम्र के बमवर्षक के रूप में कार्य किया। युद्ध के बाद उन्होंने अपना समय स्टेपी बस्ती में वंचित यहूदी बच्चों के लिए लड़कों के क्लब में काम करने के लिए समर्पित कर दिया। बड़े होते हुए बर्नस्टीन ने अपने परिवार और परिवेश के बारे में सरल लेकिन गहन प्रश्नों पर विचार किया, ऐसे प्रश्न जिन्हें मानक पाठ्यक्रम में संबोधित नहीं किया गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता इतनी मेहनत क्यों करते थे और वह उन्हें सुबह या देर शाम तक कम ही क्यों देखते थे। उन्होंने सवाल किया कि उनकी मां को उनका समर्थन करने के लिए काम क्यों करना पड़ा और जिन क्षेत्रों में उन्होंने खेला, उन्हें बड़ी परिषद संपत्तियों में क्यों विकसित किया जा रहा था। बर्नस्टीन ने स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करने पर भी सवाल उठाया और देखा कि उनके गांव के बच्चों के साथ निकटतम स्कूल इलाके के बच्चों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाता है। गुडसन 2001, 162 से उद्धृत।
11+ पूरा करने के बाद बर्नस्टीन एक व्याकरण विद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्हें सामग्री की संरचना से जुड़ने में असमर्थता के कारण पूरी तरह से अलग-थलग महसूस हुआ। सामग्री नीरस लग रही थी और प्रसारण का तरीका अत्यधिक भ्रमित करने वाला था। यह व्यक्तिगत अनुभव उनके शैक्षणिक विचारों का आधार बना। बर्नस्टीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर सामाजिक असमानता के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र का अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी रुचि ने उन्हें लगभग 6 वर्षों तक सिटी डे कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के साथ काम किया जिन्होंने औपचारिक स्कूल प्रणाली में संघर्ष किया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ध्वनि विज्ञान विभाग में 2 साल के प्रवास के दौरान भाषा के प्रति उनका आकर्षण और सामाजिक वर्ग से उसका जुड़ाव विकसित हुआ। 1963 में बर्नस्टीन शिक्षा के समाजशास्त्र में एक वरिष्ठ व्याख्याता बन गए और अपना शेष जीवन डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल अनुसंधान परियोजनाओं वुडसन 2001 से संदर्भित की देखरेख करते हुए अनुसंधान करने में बिताया। बर्नस्टीन शिक्षा सिद्धांत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2 प्रकार के भाषण पैटर्न के बीच अंतर किया, प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड। प्रतिबंधित कोड में छोटे, व्याकरणिक रूप से सरल और अक्सर अधूरे वाक्य शामिल होते हैं। प्रतिबंधित कोड की प्रतीत होने वाली सीमित प्रकृति के बावजूद संचार संभव है, क्योंकि इसमें शामिल पक्ष अनुभव साझा करते हैं जो विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। अर्थ और इरादे इशारों, आवाज के स्वर और संचार के संदर्भ के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। हालांकि प्रतिबंधित कोड के माध्यम से संचार एक दूसरे से परिचित लोगों और विशिष्ट सामाजिक समूहों और संदर्भों तक ही सीमित है। दूसरी ओर विस्तृत कोड मौखिक अर्थों और विवरणों पर निर्भर करता है, जिन्हें प्रतिबंधित कोड में हल्के में लिया जा सकता है। इस रूप में अर्थ किसी विशिष्ट सामाजिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं है, वे सार्वभौमिक है और सभी के लिए सुलभ है। यह सार्वभौमिकता इसलिए संभव है क्योंकि सिद्धांत और संचालन स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं। बर्नस्टीन ने 2 5 वर्षीय बच्चों, एक श्रमिक वर्ग ए से और दूसरा मध्यम वर्ग बी से जुड़े एक उदाहरण का उपयोग करके भाषण कोड और सामाजिक वर्ग के बीच संबंध को चित्रित किया। ए और बी दोनों को 4 तस्वीरें दी गईं और एक कहानी बनाने के लिए कहा गया। ए ने कहानी सुनाने के लिए एक प्रतिबंधित कोड का उपयोग किया, जो उन चित्रों पर आधारित है जिनमें लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, एक गेंद खिड़की तोड़ रही है, एक महिला खिड़की से बाहर देख रही है, एक आदमी धमकी भरा इशारा कर रहा है और लड़के घटनास्थल से पीछे हट रहे हैं। बच्चों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, कहानी को चित्र के संदर्भ से जुड़ा छोड़ दिया। कहानी को समझना चित्र पर निर्भर था। बर्नस्टीन ने स्पष्ट किया कि ए जैसे कामकाजी वर्ग के परिवारों में उम्र, लिंग और पारिवारिक संबंधों के आधार पर भूमिकाएं स्पष्ट थी। मौखिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं थे। पिता प्राधिकारी के रूप में चुप रहो जैसे आदेश दे सकते थे और अन्य लोग उसका पालन करते थे। एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले बी ने घटनाओं पर चर्चा करने और चित्रों से स्वतंत्र रूप से समझने के लिए विस्तृत भाषा का उपयोग किया। श्रमिक वर्ग के विपरीत बी जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों में निर्णय समझौता योग्य और लचीले होते थे। अर्थ और इरादे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण था। बर्नस्टीन ने कौशल और निर्णय लेने की भागीदारी के संदर्भ में कामकाजी और मध्यम वर्गीय परिवारों की तुलना की। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग प्रतिबंधित कोड का उपयोग करता है क्योंकि उनकी नौकरियां सटीक मैनुअल कौशल पर केंद्रित होती है, निर्णय लेने पर नहीं। हाथ से काम करने वालों को विस्तृत भाषा का प्रयोग करने से हतोत्साहित किया गया।
यह मध्यम वर्ग से भिन्न था, जो अक्सर निर्णय लेने वाली सफेदपोश नौकरियों में लगा रहता था, जिससे उन्हें विस्तृत भाषण कोड विकसित करने की अनुमति मिलती थी। चिंतन और कार्रवाई 4.2 परिबंधित कोड और विस्तृत कोड के बीच प्रमुख अंतर क्या है? इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड के बीच प्रमुख अंतरों के व्यापक विश्लेषण के साथ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 4.2 पर विचार करूंगा। यह विषय समाज भाषा विज्ञान में निहित है और भाषा अध्ययन के क्षेत्र में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड भाषा भिन्नता और सामाजिक वर्ग के साथ इसके सहसंबंध के संदर्भ में बेसिल बर्नस्टीन द्वारा प्रस्तावित दो अलग संचार शैलियाँ हैं। इस प्रतिबिंब में मैं सामाजिक संचार पैटर्न को समझने में उनके महत्व पर जोर देते हुए प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड दोनों की विशेषताओं, कार्यों और निहितार्थों का पता लगाऊंगा। प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड 1970 के दशक में समाजशास्त्री बेसिल बर्नस्टीन द्वारा विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़ी विभिन्न भाषाई शैलियों का वर्णन करने के लिए गढ़े गए शब्द हैं। ये कोड बर्नस्टीन के कोड सिद्धांत के व्यापक सिद्धांत का हिस्सा है, जो भाषा, सामाजिक संरचना और संज्ञानात्मक विकास के बीच संबंधों की जांच करता है। प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड की अवधारणाएं इस अध्ययन में विशेष रूप से प्रासंगिक है कि भाषा कैसे सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करती है और उन्हें कायम रखती है। प्रतिबंधित संहिता के लक्षण। प्रतिबंधित कोड अक्सर श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग समुदायों से जुड़ा होता है। इसकी विशेषता इसकी संक्षिप्तता, संदर्भ निर्भरता और एक घनिष्ठ समूह के भीतर साझा समझ पर निर्भरता है। प्रतिबंधित कोड में संचार अक्सर अंतर्निहित होता है, बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, लेकिन सांस्कृतिक या सामाजिक संदर्भ में समझा जाता है। यह कोड अपने उपयोगकर्ताओं के बीच एक साझा पृष्ठभूमि और सामान्य अनुभवों को मानता है, जिससे समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है। प्रतिबंधित कोड की एक प्रमुख विशेषता इसका डेक्सिस का उपयोग है, जहां सर्वनाम और अन्य शब्द व्याख्या के लिए संदर्भ पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है या वहां पर जैसे वाक्यांश वक्ताओं के बीच साझा समझ को मानते हुए प्रतिबंधित कोड में आम हो सकते हैं। विस्तृत संहिता के लक्षण। दूसरी ओर, विस्तृत कोड मध्यम और उच्च वर्गों से जुड़ा है। इसकी विशेषता इसकी सटीकता, स्पष्टता और औपचारिक भाषा संरचनाओं पर निर्भरता है। स्पष्टता और स्पष्ट संचार पर ध्यान देने के साथ विस्तृत कोड अक्सर व्याकरणिक रूप से अधिक जटिल होता है। प्रतिबंधित कोड के विपरीत, विस्तृत कोड एक साझा पृष्ठभूमि नहीं मानता है और यह विभिन्न सामाजिक समूहों में अधिक सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य होता है। विस्तृत कोड में वक्ताओं द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने और व्यापक शब्दावली का उपयोग करने की अधिक संभावना होती है। संचार का यह रूप अक्सर शैक्षिक और व्यावसायिक सेटिंग से जुड़ा होता है, जहां स्पष्टता और सटीकता आवश्यक होती है। विस्तृत कोड अधिक व्यक्तिवादी संचार शैली को दर्शाता है, क्योंकि यह साझा संदर्भ और पृष्ठभूमि ज्ञान पर निर्भर नहीं है। प्रतिबंधित संहिता के कार्य। प्रतिबंधित कोड का उपयोग एक समुदाय के भीतर कई कार्य करता है। सबसे पहले, यह समूह के सदस्यों के बीच अपनेपन और साझा पहचान की भावना पैदा करके सामाजिक एकजुटता को मजबूत करता है। प्रतिबंधित कोड में संचार की अंतर्निहित प्रकृति बाहरी लोगों को बाहर कर सकती है, जिससे कोड को समझने वालों के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं। दूसरे, प्रतिबंधित कोड का उपयोग अक्सर अनौपचारिक और पारस्परिक संचार में किया जाता है। इसकी संक्षिप्तता परिचित सामाजिक दायरे में त्वरित और कुशल आदान प्रदान की अनुमति देती है।
इस तरह प्रतिबंधित कोड घनिष्ठ समुदायों के भीतर सहज बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि प्रतिबंधित कोड की एक सीमा तत्काल सामाजिक समूह के बाहर के व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय संचार में बाधाएं पैदा करने की क्षमता है। अंतर्निहित अर्थों और साझा संदर्भ पर निर्भरता अधिक विविध या औपचारिक सेटिंग्स में गलतफहमी या गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकती है। विस्तृत संहिता के कार्य। विस्तृत कोड अधिक स्पष्ट और औपचारिक होने के कारण शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्भों के लिए उपयुक्त है। इसकी सटीकता जटिल विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है, जिससे यह अकादमिक प्रवचन और व्यावसायिक संचार के लिए एक प्रभावी उपकरण बन जाता है। शैक्षिक सेटिंग्स में विस्तृत कोड को अक्सर प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह अकादमिक भाषा की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विस्तृत कोड सामाजिक गतिशीलता से जुड़ा है। विस्तृत कोड में दक्षता को अक्सर शिक्षा और सांस्कृतिक पूंजी के संकेतक के रूप में देखा जाता है, जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति में फायदेमंद हो सकता है। विस्तृत कोड में पारंगत व्यक्तियों को औपचारिक संस्थानों में नेविगेट करना और उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सकती है। इसके फायदों के बावजूद कुछ सामाजिक संदर्भों में विस्तृत कोड को दूर या औपचारिक माना जा सकता है। पारस्परिक संबंधों या अनौपचारिक सेटिंग्स में विस्तृत कोड पर अत्यधिक जोर अलगाव या औपचारिकता की भावना पैदा कर सकता है, जो वास्तविक कनेक्शन में बाधा डालता है। मतभेदों का औचित्य। प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड के बीच प्रमुख अंतर को विभिन्न स्तरों पर उचित ठहराया जा सकता है: भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक। भाषाई रूप से विरोधाभास भाषा संरचनाओं की औपचारिकता, सटीकता और जटिलता में निहित है। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अंतर उन सामाजिक कार्यों और संदर्भों में प्रकट होते हैं जिनमें प्रत्येक कोड नियोजित होता है। शैक्षिक रूप से एक कोड पर दूसरे कोड में दक्षता का शैक्षणिक सफलता और सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिबंधित कोड अंतर्निहित संचार और साझा समझ पर जोर देने के साथ एक विशेष समूह के सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई से निहित है। यह एक सांप्रदायिक पहचान को दर्शाता है और उस समुदाय के भीतर सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। इसके विपरीत विस्तृत कोड विशिष्ट सामाजिक संदर्भों से परे है और इसे स्पष्टता और सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे विविध सेटिंग्स के लिए उपयुक्त बनाता है। इन मतभेदों का औचित्य प्रत्येक कोड का व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तक फैला हुआ है। विस्तृत कोड में प्रवीणता अक्सर बेहतर शैक्षिक और रोजगार के अवसरों से जुड़ी होती है, जो सामाजिक गतिशीलता में योगदान देती है। दूसरी ओर प्रतिबंधित कोड समुदाय की मजबूत भावना को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन व्यापक सामाजिक और आर्थिक नेटवर्क तक पहुंच को सीमित कर सकता है। प्रतिबंधित संहिता के निहितार्थ। समाज में इसकी भूमिका की सराहना करने के लिए प्रतिबंधित कोड के निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सामुदायिक एकजुटता और पहचान की साझा भावना में योगदान देता है, इसकी सीमाएं उन स्थितियों में स्पष्ट हो जाती हैं जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ बातचीत की आवश्यकता होती है। शैक्षिक सेटिंग्स में जो विस्तृत कोड को प्राथमिकता देते हैं, मुख्य रूप से प्रतिबंधित कोड पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को शैक्षणिक उपलब्धि में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी समुदाय के भीतर प्रतिबंधित कोड का कायम रहना भाषाई असमानता में योगदान कर सकता है। यदि व्यक्तियों को विस्तृत कोड का उपयोग करने के लिए अवगत नहीं कराया जाता है या प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जहां यह कोड प्रचलित है। विस्तृत संहिता के निहितार्थ।
विस्तृत कोड स्पष्ट संचार और औपचारिक भाषा संरचनाओं पर जोर देने के साथ अक्सर शैक्षिक सफलता और ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता से जुड़ा होता है। विस्तृत कोड में प्रवीणता को शैक्षणिक और व्यावसायिक सेटिंग्स में महत्व दिया जाता है, जिससे प्रभावी संचार और जटिल विचारों की समझ में सुविधा होती है। हालांकि विस्तृत कोड पर जोर देने से भाषाई पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। जो व्यक्ति विस्तृत कोड में कुशल नहीं है, उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक वातावरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो संचार के इस रूप को प्राथमिकता देते हैं। यह भाषाई पूर्वाग्रह सामाजिक असमानताओं में योगदान कर सकता है, जिससे उन लोगों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं जो विस्तृत कोड से जुड़े भाषाई मानदंडों के अनुरूप नहीं है। निष्कर्षतः प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड के बीच प्रमुख अंतर भाषाई शैलियों में निहित है, जो सामाजिक वर्ग भेदों को दर्शाते हैं और बनाए रखते हैं। प्रतिबंधित कोड अंतर्निहित संचार और सामुदायिक एकजुटता पर जोर देने के साथ श्रमिक वर्ग समुदायों में प्रचलित है। औपचारिक भाषा संरचनाओं और स्पष्ट संचार की विशेषता वाला विस्तृत कोड मध्यम और उच्च वर्गों से जुड़ा हुआ है। भाषाई असमानताओं को दूर करने और विविध सामाजिक संदर्भों में प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए इन कोडों और उनके निहितार्थों को समझना आवश्यक है। प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड के बीच का अंतर भाषाई संरचनाओं से परे सामाजिक संपर्क, शैक्षिक अनुभवों और पेशेवर अवसरों को प्रभावित करता है, जबकि प्रतिबंधित कोड समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। यह व्यापक सामाजिक और शैक्षणिक सेटिंग्स में संचार में बाधाएं पैदा कर सकता है। विस्तृत कोड औपचारिक संस्थानों में सफलता की सुविधा प्रदान करते हुए भाषाई पूर्वाग्रह में योगदान कर सकता है और उन लोगों के लिए अवसरों को सीमित कर सकता है जो इसके मानदंडों के अनुरूप नहीं है। ऐसे समाज में जो भाषाई विविधता को महत्व देता है और समावेशिता का लक्ष्य रखता है, प्रतिबंधित कोड और विस्तृत कोड के बीच अंतर को स्वीकार करना और पाटना आवश्यक है। शैक्षिक संस्थानों, नीति निर्माताओं और समुदायों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि भाषाई मतभेद सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता में बाधा न बने। दोनों संहिताओं की शक्तियों और सीमाओं को पहचानकर समाज अधिक समावेशी और न्यायसंगत भाषाई परिदृश्य की ओर बढ़ सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि औपचारिक शिक्षा एक साथ कई छात्रों को सार्वभौमिक अर्थ बताने के लिए एक जटिल भाषा प्रणाली का उपयोग करती है। यह कामकाजी वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए एक चुनौती है जो संचार के सरल तरीके के अधिक आदी है। बर्नस्टीन ने स्वीकार किया कि संचार के इस सरल रूप, जिसे प्रतिबंधित कोड के रूप में जाना जाता है, में गर्मजोशी और जीवन शक्ति जैसे गुण हैं, लेकिन यह औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाता है। बर्नस्टीन 1973 के अनुसार जिस तरह से एक समाज सार्वजनिक या जनता के लिए सुलभ समझे जाने वाले शैक्षिक ज्ञान को व्यवस्थित, वितरित, संचार और मूल्यांकन करता है, वह शक्ति के वितरण और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों को दर्शाता है। शैक्षिक ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रसारित होता है। यह परिभाषित करता है कि कौन सा ज्ञान वैध है। शिक्षाशास्त्र, वैध ज्ञान संचरण का निर्धारण और मूल्यांकन, इस ज्ञान की वैध प्राप्ति को पहचानना। गुडसन 2001 ने बर्नस्टीन के कोडिंग सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि कठोर पाठ्यक्रम सीमाओं के साथ मजबूत वर्गीकरण एक विभेदित पाठ्यक्रम में परिणत होता है, जबकि कमजोर वर्गीकरण लचीली सीमाओं के साथ एक एकीकृत पाठ्यक्रम की ओर ले जाता है। इन्हें क्रमशः संग्रह कोड और एकीकृत कोड कहा जाता है। फ्रेमिंग से तात्पर्य शिक्षक छात्र संबंध का प्रतिनिधित्व करते हुए
शिक्षण प्रथाओं के माध्यम से मान्यता प्राप्त स्कूल ज्ञान के प्रसारण से है। मजबूत फ्रेमिंग एक स्पष्ट सीमा को इंगित करती है, कमजोर फ्रेमिंग धुंधली सीमा का सुझाव देती है। बर्नस्टीन ने शैक्षिक कोड और शक्ति संरचनाओं के बीच संबंध का विश्लेषण किया। बर्नस्टीन 1973 ने तर्क दिया कि वर्गीकरण और फ्रेमिंग की ताकत शैक्षिक संबंधों के पदानुक्रम और अनुष्ठान को प्रभावित करती है। मजबूत वर्गीकरण और फ्रेमिंग एक पदानुक्रमित संबंध की ओर ले जाती है, जहां छात्र अज्ञानी लग सकते हैं और मान्यता प्राप्त होने तक उनके पास सीमित अधिकार होते हैं। यह मान्यता छात्रों के प्रयासों को प्रेरित करने और बनाए रखने का काम करती है। ज्ञान का प्रसारण ऐसे संदर्भ में होता है जहां शिक्षक के पास अधिकतम नियंत्रण या निगरानी होती है, खासकर पदानुक्रमित माध्यमिक विद्यालय संबंधों में। बचपन में संग्रह कोड के फ्रेम बच्चों की ज्ञान की समझ को आकार देते हैं, अक्सर रोजमर्रा की वास्तविकताओं के साथ संबंधों को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणामस्वरूप शैक्षणिक ज्ञान गूढ़ सामान्य से दूर हो सकता है। केवल जब इस ढांचे को रोजमर्रा की वास्तविकताओं को शामिल करने के लिए शिथिल किया जाता है, तो शैक्षिक ज्ञान शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनने से दूर हो सकता है। बॉक्स 4.7 बर्नस्टीन के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची प्रस्तुत करता है। क्लास, कोड और नियंत्रण, भाषा के समाजशास्त्र की ओर सैद्धांतिक अध्ययन, 1971, खंड 1, राउटलेज और केगन पॉल द्वारा लंदन में प्रकाशित। क्लास, कोर्स एंड कंट्रोल, एप्लाइड स्टडीज टुवर्ड्स ए सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, 1973, खंड 2, राउटलेज और केगन पॉल द्वारा लंदन में प्रकाशित। क्लास, कोर्स एंड कंट्रोल टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ एजुकेशन ट्रांसमिशन, 1975, खंड 3, राउटलेज और केगन पॉल द्वारा लंदन में प्रकाशित। क्लास, कोड और नियंत्रण, शैक्षणिक प्रवचन की संरचना, 1990, खंड 4, राउटलेज और केगन पॉल द्वारा लंदन में प्रकाशित। शिक्षाशास्त्र, प्रतीकात्मक नियंत्रण और पहचान, सिद्धांत, अनुसंधान और आलोचना, 1996, टेलर और फ्रांसिस द्वारा लंदन और वाशिंगटन में प्रकाशित। 4.7 इवान इलिच, 1926 से 2002। इवान इलिच का जन्म 1926 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। उनके शुरुआती वर्षों में उनके पास अलग अलग गवर्नेंस थी जिन्होंने उन्हें विभिन्न भाषाएं सिखाई। उन्होंने अपनी दादी की लाइब्रेरी से बड़े पैमाने पर किताबें पढ़ी और उन्हें बुद्धिजीवियों से जुड़ने का मौका मिला, जिनमें से कई उनके माता-पिता के दोस्त थे। उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान इस प्रदर्शन ने उनके बौद्धिक कौशल को तेज किया। उन्होंने रोम के ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र में अध्ययन किया और बाद में साल्जबर्ग विश्वविद्यालय में इतिहास के दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट अनुसंधान किया। इलिच ने आयरिश और प्यूर्टो रिकान मंडली के साथ न्यूयॉर्क चर्च में एक पैरिश पुजारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने फोर्डहैम विश्वविद्यालय में एक प्रशासक और प्रोफेसर के रूप में भी भूमिकाएं निभाई। विशेष रूप से इलिच ने मेक्सिको के कुनवाका में सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डॉक्यूमेंटेशन (सिडॉक) की स्थापना की। इस केंद्र ने अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी बुद्धिजीवियों को शिक्षा और संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इलिच न केवल चर्च और उसके सुधार के संबंध में बल्कि आधुनिक समाज में चिकित्सा और परिवहन जैसे विषयों पर भी अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा पर उनके विचारों ने विवादों को जन्म दिया क्योंकि उन्होंने सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल होने में असमर्थता के लिए स्कूल प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने के बजाय यथास्थिति को मजबूत करते हैं और मौजूदा सामाजिक संरचना की रक्षा करते हैं।
उनकी पुस्तक दी स्कूलिंग सोसाइटी शिक्षा और समाजशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। इसमें इवान इलिच का तर्क है कि सार्वभौमिक शिक्षा केवल पारंपरिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनका तर्क है कि सीखने का अधिकार अक्सर स्कूल जाने की बाध्यता से बाधित होता है। इलिच संस्थागत शिक्षा और स्कूल प्रणाली की आलोचना करते हुए स्कूली शिक्षा और सच्ची शिक्षा के बीच अंतर करते हैं। वह सांस्कृतिक पूंजी वाले लोगों के पक्ष में समाज में विशिष्ट विनिमय मूल्यों के साथ माल के उत्पादक के रूप में देखे जाने वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए स्कूलों की निंदा करते हैं। गजार्डो 1997-714। इलिच इस बात पर जोर देते हैं कि एक स्कूल की प्रतिष्ठा संस्थागत मूल्यों के मिथक पर आधारित है, जहां स्कूली शिक्षा कथित तौर पर मूल्यवान शिक्षा पैदा करती है। हालांकि उनका तर्क है कि सार्थक शिक्षा बाहरी हेरफेर या निर्देश से नहीं आती है, बल्कि शिक्षार्थियों द्वारा सार्थक सेटिंग्स में भाग लेने से उत्पन्न होती है, जिसका पारंपरिक स्कूलों में अभाव है। इसके अतिरिक्त इलिच ने स्कूलों में मूल्यों के मापन को चुनौती देते हुए कहा कि व्यक्तिगत विकास को स्कूली शिक्षा मानकों के माध्यम से पर्याप्त रूप से नहीं मापा जा सकता है। वह शिक्षा प्रणाली में 4 प्रमुख मुद्दों की पहचान करते हैं। संस्थागत मूल्य इस विश्वास में निहित है कि स्कूली शिक्षा मूल्यवान शिक्षा पैदा करती है। 2. स्कूल द्वारा प्रदत्त मूल्यों की मात्रात्मकता के आधार पर मूल्यों का मापन। 3. छात्रों के लिए तैयार उत्पाद के रूप में प्रस्तुत स्पष्ट पाठ्यक्रम के रूप में पैकेजिंग मूल्य। और 4. डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के माध्यम से स्वस्थायी प्रगति का आकलन किया जाता है, जिससे अच्छी नौकरियां हासिल करने में आत्मविश्वास बढ़ता है। इलिच स्कूल के मानकों के अनुरूप व्यक्तिगत विकास को मापने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं और चेतावनी देते हैं कि उपभोक्ताओं के रूप में व्यवहार किए जाने वाले विद्यार्थियों को अपनी आकांक्षाओं को विपणन योग्य मूल्यों के साथ संरेखित करना सिखाया जाता है। वह स्वीकार करते हैं कि वास्तविकता के बारे में लोगों की धारणा न केवल स्कूलों द्वारा बल्कि परिवार, मीडिया, अनौपचारिक समाजीकरण नेटवर्क और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा भी आकार लेती है। चिंतन और कार्रवाई 4.1। आपकी राय में समाज में स्कूल की क्या भूमिका है? अध्ययन केंद्र में अपने सहशिक्षार्थियों से चर्चा करें। शीर्षक: समाज में स्कूलों की भूमिका, एक व्यापक अन्वेषण। परिचय: समाज में स्कूलों की भूमिका एक ऐसा विषय है जो गहन चर्चा और विविध दृष्टिकोणों को जन्म देता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 4.1 का काम सौंपा गया था, मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बहुमुखी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए अध्ययन केंद्र में अपने सहशिक्षार्थियों के साथ एक विचारोत्तेजक संवाद में शामिल हुआ। इस चिंतनशील निबंध में मैं हमारी चर्चाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि को साझा करूंगा, जो समाज के ढांचे को आकार देने में स्कूलों की भूमिका की व्यापक खोज की पेशकश करेगा। शैक्षिक परिदृश्य: स्कूल शिक्षा का आधार है, प्राथमिक संस्थानों के रूप में सेवा करते हुए जहां व्यक्ति अपनी बौद्धिक यात्रा शुरू करते हैं। वे ज्ञान प्रदान करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और व्यक्तियों के समग्र विकास में योगदान देने वाले मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा का दायरा अकादमिक कौशल हासिल करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसमें सामाजिक कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों का विकास शामिल है। समाजीकरण और चरित्र विकास: समाज में स्कूलों की मूलभूत भूमिकाओं में से एक है समाजीकरण को सुविधाजनक बनाना। स्कूल समाज के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करते हैं, जो छात्रों को विविध पृष्ठभूमि के साथियों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करते हैं। ये अंतःक्रियाएं सामाजिक कौशल,
सहानुभूति और विभिन्न दृष्टिकोणों की समझ के विकास में योगदान करती है। इसके अलावा स्कूल चरित्र विकास, व्यक्तियों को समाज के जिम्मेदार, नैतिक और दयालु सदस्यों के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक प्रसारण और विरासत संरक्षण। स्कूल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और ऐतिहासिक ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साहित्य, इतिहास के पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में योगदान देते हैं। यह कार्य वैश्वीकृत दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सांस्कृतिक विविधता पर एकरूपतावादी ताकतों का प्रभाव पड़ने का खतरा है। शिक्षा तक न्यायसंगत पहुंच। स्कूल शिक्षा तक समान पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करके सामाजिक न्याय के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद स्कूल एक समान बल प्रदान करते हैं, जो व्यक्तियों को बाधाओं को दूर करने और शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का लोकतंत्रीकरण सामाजिक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की आधारशिला है। नागरिकता के लिए तैयारी। स्कूलों की एक आवश्यक भूमिका छात्रों को सक्रिय और सूचित नागरिकता के लिए तैयार करना है। नागरिकता शिक्षा ज्ञान के प्रसारण से आगे जाती है। इसमें नागरिक जिम्मेदारी की भावना, नैतिक निर्णय लेने और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ को बढ़ावा देना शामिल है। स्कूल ऐसे व्यक्तियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपने समुदायों और बड़े समाज के नागरिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल विकास। समकालीन दुनिया में स्कूल आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। उभरता हुआ नौकरी बाजार विविध प्रकार के कौशल की मांग करता है और स्कूल छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और नवाचार पर ध्यान आर्थिक विकास में आधुनिक स्कूल की भूमिका के अभिन्न अंग है। आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना। स्कूल बौद्धिक जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच के इनक्यूबेटर है। रटकर याद करने से परे, एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली छात्रों को प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लगातार बदलती दुनिया को समझने और सामाजिक प्रगति में योगदान देने के लिए आलोचनात्मक सोच कौशल का विकास आवश्यक है। इसलिए स्कूल पूछताछ और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। चुनौतियां और अवसर। जबकि स्कूल समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच, पुराने पाठ्यक्रम और तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य को अपनाने की आवश्यकता जैसे मुद्दे अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में स्कूलों की प्रभावशीलता के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं और समुदाय के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। निष्कर्षतः समाज में विद्यालयों की भूमिका बहुआयामी एवं गतिशील है। समाजीकरण और चरित्र विकास से लेकर सांस्कृतिक विरासत के प्रसारण तक, स्कूल व्यक्तियों और विस्तार से बड़े पैमाने पर समाज को आकार देने के लिए क्रूसिबल के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा तक समान पहुंच, नागरिकता के लिए तैयारी और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के माध्यम से स्कूल समुदायों और राष्ट्रों की बेहतरी में योगदान करते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में
सहशिक्षार्थियों के साथ चर्चा में शामिल होने से इस जटिल विषय के बारे में मेरी समझ समृद्ध हुई है। इस निबंध में साझा किए गए विचार सामाजिक प्रगति की चल रही कहानी में परिवर्तनकारी एजेंटों के रूप में स्कूलों के महत्व को रेखांकित करते हैं। मौजूदा स्कूलों के अनुरूप वैकल्पिक संस्थान बनाकर सार्वभौमिक शिक्षा की सफल उपलब्धि हासिल की जा सकती है। यह आवश्यक था कि शिक्षक की भूमिका को औपचारिक शिक्षा की सीमा से परे छात्रों के संपूर्ण जीवन तक विस्तारित किया जाए। 2. शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान सीखने, साझा करने और देखभाल के अवसर बढ़ाना। और 3. संस्कृति और शिक्षा संस्थानों दोनों को बदलना। इलिच ने स्कूल प्रणाली सहित संस्थागत शिक्षा का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह उन लोगों का पक्ष लेता है जिनके पास पहले से ही सांस्कृतिक पूंजी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूली शिक्षा अनिवार्य रूप से ज्ञान का उत्पादन और विपणन करती है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि स्कूल में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान सम्मानजनक है। इलिच ने तर्क दिया कि इस विश्वास के कारण उन लोगों के साथ भेदभाव हुआ जो स्वशिक्षित थे या स्कूल जाने में असमर्थ थे। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले संस्थागत मूल्य व्यक्तिगत विकास का माप बन गए, क्योंकि लोग स्कूल निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का प्रयास करते थे। इलिच ने स्कूलों को खत्म करने की वकालत नहीं की बल्कि उनकी स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब स्कूलों को समर्थन देने के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को समाप्त करना था। इलिच ने स्कूली शिक्षा को एक सहायक वस्तु के रूप में मानने का सुझाव दिया, जिससे स्कूलों को उन लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए करों का भुगतान करना पड़े जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अमेरिकी संविधान में चर्च और राज्य को अलग करने के समान स्कूलों और राज्य को अलग करने का आह्वान किया। इसके परिणामस्वरूप गैरअनिवार्य स्कूली शिक्षा होगी। एक ऐसी स्थिति को बढ़ावा मिलेगा जहां शिक्षक अधिक जुनून के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं और छात्र बिना किसी गलत उद्देश्य के इसे अपनाते हैं। गबार्ड और स्टुचल 2001। इवान इलिच को शिक्षा पर अपने अपरंपरागत विचारों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्हें अक्सर कट्टरपंथी करार दिया जाता था। आलोचकों ने तर्क दिया कि उनके विचार सहज थे और उन्हें सामाजिक शैक्षिक या शिक्षण अनुसंधान से समर्थन का अभाव था। इलिच ने शिक्षा, स्कूली शिक्षा और जागरूकता पर पाउलो फ्रेयर के साथ बहस में भाग लिया और पारंपरिक स्कूल प्रणाली के बाहर जीवन को सीखने के अनुभव में बदलने के तरीकों की खोज करने वाले अन्य विचारकों के साथ बुनियादी मुद्दों की भी खोज की। आलोचना के बावजूद इलिच को शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर एक बहस छेड़ने के लिए जाना जाता है, जिसमें कई प्रतिबद्ध विचारकों की भागीदारी हुई। उनके विचार दी स्कूलिंग सोसाइटी 1970 और टूल्स फॉर कन्विवियलिटी 1973 जैसे कार्यों में पाए गए सार्वभौमिक वैधता प्रदर्शित करते हैं और उन्होंने कई शिक्षकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। शिक्षा से जुड़े विमर्श पर इलिच का प्रभाव निर्विवाद है और उन्होंने इस क्षेत्र में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। 4.8 पियरे बॉर्ड्यू 1930 से 2002। पियरे बॉर्ड्यू का जन्म डेंगविन, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता बटाईदार थे और बाद में वे डाकिया बन गए। पेरिस में दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष तक शिक्षक के रूप में काम किया। अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम 1958 से 1962 के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी सेना में सेवा की और नृवंश विज्ञान अनुसंधान किया। 1964 में शुरुआत करते हुए वह इकोले डेस हाउट्स एट्यूड्स एन साइंसेस सोशलेस में अध्ययन निदेशक बने। 1968 में उन्होंने अनुसंधान केंद्र सेंटर डी सोशियोलॉजी यूरोपीन की स्थापना की और 1975 में
उन्होंने स्थापित समाजशास्त्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाली एक अंतःविषय पत्रिका शुरू की। 1981 में उन्होंने कॉलेज डी फ्रांस में समाजशास्त्र के अध्यक्ष का पद संभाला। बॉर्डियू का लक्ष्य सैद्धांतिक विचारों को वास्तविक जीवन के शोध के साथ मिश्रित करना था। मानव विज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन, शिक्षा, राजनीति और समाजशास्त्र में योगदान के लिए जाने जाने वाले बॉर्डियू ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे शिक्षित समूह खुद को अलग करने और स्थिति हासिल करने के लिए एक सामाजिक रणनीति के रूप में सांस्कृतिक पूंजी का उपयोग करते हैं। उनका लेखन इस बात पर जोर देता है कि कैसे लोग जानबूझकर या अनजाने में सामाजिक रणनीतियों को अपनाते हैं, अपनी मान्यताओं के अनुरूप विकल्प चुनते हैं। बॉर्डियू के विचार फ्रांस में 4 दशकों से अधिक के अनुभवजन्य शोध से उपजे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने के लिए सामाजिक रणनीति की अवधारणा को नियोजित किया कि व्यक्ति प्रतीकात्मक पूंजी के लिए संघर्ष में कैसे भाग लेते हैं। शैक्षिक प्रणाली की स्वायत्तता और वर्ग संरचनाओं के साथ इसके संबंधों के बीच संबंधों की खोज करते हुए मार्क्स की तरह बॉर्डियू ने शासक और श्रमिक वर्गों के बीच संघर्ष को स्वीकार किया। वह इस बात से सहमत थे कि वर्ग असमानताएं पूंजी कब्जे में असमानताओं से उत्पन्न होती है। बॉर्डियू का मानना है कि पूंजी, चाहे समूह या व्यक्तिगत स्तर पर हो, साझा ज्ञान, विश्वासों, मूल्यों और गुणों के माध्यम से समाज में एकीकृत होने की क्षमता है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह न केवल अकादमिक साख प्रदान करती है, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग के लिए लाभप्रद विचारधारा को भी बढ़ावा देती है। बुद्धिजीवी रणनीतिक रूप से अपने ज्ञान को साझा करते हैं, जिससे लोगों को सामाजिक नियमों के भीतर सांस्कृतिक पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है, जिससे वर्ग भेद कायम रहता है। ब्रिमी 2005। बॉर्डियू के अनुसार शिक्षा प्रमुख वर्गों की संस्कृति को बनाए रखने में योगदान देती है, जिसे सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा जाता है। प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता पर जोर देते हैं और इसे शैक्षिक प्रणाली की नींव बनाते हैं। बॉर्डियू प्रमुख वर्ग की संस्कृति के संदर्भ में सांस्कृतिक पूंजी पर जोर देता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से इसे सामाजिक धन और शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। विशेष रूप से छात्रों की विविध शैक्षिक उपलब्धियां कक्षा संरचना में सांस्कृतिक पूंजी के असमान वितरण के परिणामस्वरूप होती है। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च वर्ग के छात्र प्रभुत्वशाली वर्ग से प्राप्त संस्कृति, कौशल और ज्ञान को आत्मसात करके एक परिचित शैक्षिक वातावरण में पनपते हैं। इसके विपरीत निम्न वर्ग के छात्र अलग-थलग महसूस करते हैं। मध्य वर्ग के छात्र प्रभुत्वशाली वर्ग से अपनी सांस्कृतिक निकटता के कारण निम्न वर्ग के समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का प्रदर्शन सांस्कृतिक ज्ञान तक उनकी पहुंच पर निर्भर करता है। बॉर्डियू ने स्पष्ट किया कि उच्च सामाजिक वर्ग के बच्चे निम्न वर्ग के बच्चों की तुलना में ज्ञान को बेहतर समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च वर्ग के बच्चे सामग्री के अर्थ, व्याकरण, स्वर और वितरण से अधिक परिचित होते हैं। इसके अतिरिक्त वे ज्ञान को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि शिक्षक उसकी सराहना करे और पुरस्कृत करे। दूसरी ओर निचली कक्षाओं के छात्रों को इस संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब उनकी प्रस्तुति शैली प्रमुख संस्कृति से मेल नहीं खाती तो उन्हें अक्सर दंडित किया जाता है। इससे उन्हें शुरू से ही नुकसान होता है। परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा जाता है। यह बहिष्कार शैक्षिक प्रणाली की विफलता और शासक वर्ग की तुलना में श्रमिक वर्ग की अपनी स्थिति की समझ के कारण होता है। परिणामस्वरूप सामाजिक पुनरुत्पादन होता है, जिससे शासक वर्ग की शक्ति कायम रहती है।
बॉक्स 4.8 पियरे बॉर्डियू द्वारा महत्वपूर्ण कार्य। अभ्यास के सिद्धांत का सारांश। 1977 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित भेद स्वाद के निर्णय की एक सामाजिक आलोचना। लंदन में रूटलेज और केगन पॉल द्वारा प्रकाशित होमो एकेडमिकस 1988 में जारी और कैम्ब्रिज में पोलिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित द स्टेट नोबिलिटी पावर के क्षेत्र में विशिष्ट स्कूल 1966 में कैम्ब्रिज में पोलिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित 4.9 निष्कर्ष। इस खंड में हमने 7 प्रमुख शैक्षिक विचारकों के मौलिक विचारों का पता लगाया है। अपनी विविध पृष्ठभूमि और पालन पोषण के बावजूद वे एक आम धारणा साझा करते हैं कि सच्ची शिक्षा केवल स्कूलों में सूचना के प्रसारण से परे है। इसके बजाय वे ऐसी शिक्षा की वकालत करते हैं जो व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे। उनमें से कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए शिक्षा के विस्तारित दायरे का तर्क देते हैं, शिक्षा को राज्य नियंत्रण और प्रमुख सामाजिक प्रभावों से मुक्त करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण आत्मसंवर्धन और प्रभुत्व एवं आधिपत्य से मुक्ति पर केंद्रित है। उनके लेखन से जो स्पष्ट है वह सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने और बनाए रखने के लिए शिक्षा की अपार क्षमता है।